नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस के बारे में। अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस जो होता है ना, सिंपल टर्म्स में बोले तो एक टेम्पररी लॉ है। कौन इशू करता है इसे? प्रेसिडेंट इशू करते हैं। किस आर्टिकल के तहत इशू करते हैं? आर्टिकल 123 के तहत इशू करते हैं। यही सेम कंटेम्प्रेरी पावर किसके पास है? गवर्नर जी के पास है। उनका वो किस आर्टिकल के तहत इशू करते हैं इसे? आर्टिकल 213 के तहत। अब इसमें क्या होता है ना कि जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती तभी ये इशू किया जा सकता है। अब इसे लाया गया, मतलब इसे, ये है क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इसे लाया क्यों गया? ये इसलिए था, ये मतलब ब्रिटिशर्स लाए थे इसे। खैर, लेकिन आप बताना कौन से एक्ट के तहत आया था? खैर, लिखा है इसमें, लेकिन इसका ओरिजिन पढ़ोगे तो और पुराना है, तो समझ आ जाएगा आपको कि 61 के लॉ में आया था, 1861 में आया था, या जिसमें भी आया था आप बताना किस में आया था। ठीक है, तो ये किस लिए आया था कि भाई अर्जेंट एक्शन जब नीड हो तो उसके लिए है कि भाई पार्लियामेंट भी नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है, तो अब लॉ कैसे बनाना है? तो कैसे बनेगा? गवर्नर से बनवा दो, प्रेसिडेंट से बनवा दो। इसीलिए कुछ टर्म के लिए होता है, टेम्पररी है, इसीलिए परमानेंट नहीं है। क्योंकि ऐसे तो एग्जीक्यूटिव जो है ओवरराइड कर जाएगा ना लेजिस्लेचर की पावर को। अब देख लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन क्या है, कि मतलब अगर कोई चीज़ आई है, कोई चीज़ है, तो उसका कुछ ओरिजिन भी तो होगा। तो ओरिजिन क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डेराइव किया गया है। क्या किया गया है? डेराइव किया गया है। ऊपर से क्या देखा जाता है कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश जो है ना, यही अलाउ करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। ठीक है, और बाकी जगह पर कहीं पर भी आप देखो, कई सारे देश हैं वहाँ पर ऐसे इतना कॉमन है नहीं। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस की कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम मतलब कि कौन से आर्टिकल इसके लिए कारगर हैं, या फिर किस आर्टिकल के तहत ये एक्शन में आता है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 213, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 में कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कैन प्रोमलगेट, प्रेसिडेंट ला सकते हैं। व्हेन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अब ये जो पावर है ना, ये प्रेसिडेंट की अपने आप की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। आर्टिकल 213 क्या है? गवर्नर के बारे में है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तब भाई ले आएंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। लेकिन ऑर्डिनेंस जो लाने की पावर है ना गवर्नर के पास, वो थोड़ी लिमिटेड है। वो उन चीज़ों पे नहीं ला सकते ऑर्डिनेंस जिन पर प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी हो जाएगा। एसेंट मतलब सिग्नेचर ज़रूरी हो जाएगा, कि या फिर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, ऐसी चीज़ें कुछ ज़रूरी हो जाएगी, तो गवर्नर इन सब चीज़ों पे नहीं ला सकते। अब कंडीशंस क्या क्या है देख लेते हैं। और हाँ, ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है ना, इससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हो। ये सिंपल एक लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक टेम्पररी लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इट इज़ नॉट अ लॉ। याद करना, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, बताना कौन सा आर्टिकल कहता है ये। अब कंडीशन क्या क्या है कि किस कंडीशंस में आएगा, बहुत क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेकर। पहला है ओनली व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है। ठीक है, और इस ऑर्डिनेंस को पास होना ज़रूरी है, मस्ट बी पास्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ द हाउस रीअसेंबलिंग, मतलब 6 हफ्तों के अंदर। जब से फॉर एग्जांपल आज ऑर्डिनेंस लाए, और मैक्सिमम कितने समय में आपको सेशन, कितने मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है सेशन के बीच का? 6 महीने हो सकता है। तो 6 महीने प्लस 6 वीक्स, 7.5 महीने, ये मैक्सिमम पीरियड एक ऑर्डिनेंस सर्वाइव कर सकता है। नो ऑर्डिनेंस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ पॉइंट क्या है? मस्ट रिलेट टू सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन। फिफ्थ क्या है? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आप कोई भी चीज़ उठाना, कल को पूछे इस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो अगर कोई भी चीज़ उठाना संविधान से रिलेटेड, बोल देना हाँ भाई इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो एक्सेप्शंस होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होंगे, जैसे डीलिमिटेशन वाला, उसमें भी कर सकती है जुडिशरी। लेकिन हाँ, एक तरीके से जब लिखा है तो हमें याद होना चाहिए। फिर है सिक्स्थ, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन रिफ्यूज और रिटर्न एडवाइस फॉर रिकन्सिडरेशन। अब ये नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कह दिया कि भाई तुम्हें, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, कि आप प्लीज़ ऑर्डिनेंस ले आओ, तो ये बाइंडिंग हो गया है प्रेसिडेंट पे या गवर्नर पे। नहीं, वो क्या कर सकते हैं? वो कह सकते हैं कि भाई रिकन्सिडर कर लो यार, एक बार देख लो फिर से कि यार कहीं कुछ चीज़ें ऊपर नीचे तो नहीं है, देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर वापस ले आना, मैं कर दूंगा, ऑर्डिनेंस बना दूंगा। अब इसमें सेवन्थ पॉइंट क्या है? गवर्नर कांट एक्ट ऑन रिजर्व्ड मैटर विदाउट प्रेसिडेंशियल एसेंट। ये तो ऊपर ही बताया था मैंने। अब कुछ ट्रेंड और डेटा देख लेते हैं। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना,
ये आपके आंसर को एनरिच करेगी, ये आंसर को और वैल्यूएबल बनाएगी। ट्रेंड और डेटा क्या है, सेंट्रल लेवल पे देख लेंगे, स्टेट लेवल पे देख लेंगे, सिंपल समझ आ जाएगा। तो 1970 से लेकर 1990 के समय में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए। अब ये क्यों आए, अब सोचने वाली बात है क्यों, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी, इस वजह से लाने पड़े। और रीप्रोमलगेशन ना बहुत रेयर है, अभी तक बस 42 सेंट्रल ऑर्डिनेंसेस को ही री इशू किया गया है, मतलब एक बार लाया गया उसे फिर से ले आया गया, एक बार लागू किया गया फिर उसके बाद फिर से उसे ऑर्डिनेंस के रूप में फिर से ले आया गया जब पास नहीं हुआ तो। फिर है स्टेट लेवल पर, देख लेते हैं स्टेट लेवल पर क्या है, रैम्पेंट मिसयूज़ हुआ है इसका, मतलब बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसका मिसयूज़ हुआ है। जैसे कि केरला रीप्रोमलगेटेड 140 आउट ऑफ 144 ऑर्डिनेंसेज इन 2021, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव विल टू पास एक्चुअल लॉज लीड्स टू रिपीटेड ऑर्डिनेंस एक्सटेंशन। अब रेशनल क्या है, मतलब कि भाई ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, पहला कि इमरजेंसी लेजिस्लेटिव नीड होती है। फॉर एग्जांपल भाई ऐसी कोई बात हो गई है जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, कोई तो चाहिए ना लॉ बनाने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बना देंगे या फिर गवर्नर बना देंगे। अब ऐसा नहीं है हर चीज़ पे बना देंगे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, लेकिन हाँ बना देंगे। दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, अवॉइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम। थर्ड क्या है, एक्सेप्शनल टूल, नॉट मेंट फॉर रेगुलर यूज बट ओनली फॉर एक्सेप्शनल केसेस, ये तो सिंपल है, याद ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख ली हमने ऑर्डिनेंस के बारे में, अब देख लेंगे इशूज़ एंड मिसयूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है और एक पॉलिटिकल इशूज़ है। पहला क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न में, कि बाईपास कर जाता है किस चीज़ को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, कि भाई लेजिस्लेचर में कौन कौन जा रहा है, आप खुद सोचो लेजिस्लेचर में गया कौन है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे गए हैं, जिन लोग हमने चुना है वो लोग गए हैं, अब वो लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इस चीज़ को ले आ रहा है। दूसरी चीज़, रीप्रोमलगेशन वायलेट्स रूल ऑफ लॉ, मतलब बार बार रीप्रोमलगेट करना वायलेट करता है रूल ऑफ लॉ को। थर्ड क्या है, नो लिमिट ऑन फ्रीक्वेंसी और सब्जेक्ट, ये कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी बार ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, कितनी बार भी ले आओ, या फिर कौन से सब्जेक्ट पे ये ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। फिर फोर्थ क्या है, वीकेंड करता है पार्लियामेंट की सोवरेंटी को, मतलब सोवरेन है ना पार्लियामेंट बनाने के लिए, क्या चीज़, लॉ, लॉ को बनाने के लिए कौन सोवरेन है, पार्लियामेंट सोवरेन है। तो क्या होता है कि भाई पार्लियामेंट सोवरेन है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर कैसे आ गई, ये चीज़ें इशू उठता है बीच बीच में। लीड्स टू एग्जीक्यूटिव ओवररीच, जैसे जुडिशियल ओवररीच था वैसे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो रहा है। फिर पॉलिटिकल इश्यूज देख लेते हैं, यूज फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस, नो स्क्रूटनी बाय कमिटीज, reduces public accountability, violates separation of power, overburdens judiciary with challenges। अब कुछ की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लेते हैं। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया था कि ऑर्डिनेंस जो है ना ये सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते रेगुलर लॉ मेकिंग पावर को, अगर अर्जेंसी है तभी ऑर्डिनेंस आ सकता है। दूसरा केस क्या है, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 में आया। इसमें क्या कहा गया कि रीप्रोमलगेशन जो है ना इज इक्वल्स टू फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार अगर आप रीप्रोमलगेट करे जा रहे हो और पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को आप मौका नहीं दे रहे हो कि वो इस पर विचार करें या फिर इस बात पर एक्शन लें, तो क्या कर रहे हो आप, फ्रॉड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन पे, ये वायलेट करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। थर्ड क्या है, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऑर्डिनेंसेज मस्ट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर, रीप्रोमलगेशन जो है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। ऑल्सो क्लेरिफाइड पोस्ट लैप्स इफेक्ट। अब देखो पोस्ट लैप्स इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस, क्वेश्चन क्या है कि भाई कैन ऑर्डिनेंसेज बी रीप्रोमलगेटेड, आंसर क्या है, नो, एज पर कृष्णा कुमार सिंह केस नहीं हो सकते। व्हाट हैपन्स टू राइट्स कॉन्फर्ड और एक्शंस टेकन मे बी सेव्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट ऑपरेशन, ये देखना ध्यान से डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट ऑपरेशन क्या है, मज़ा आएगा। डू राइट्स क्रिएटेड अंडर एन ऑर्डिनेंस सर्वाइव, कि भाई राइट्स जो बनाए गए हैं ऑर्डिनेंस के अंदर वो सर्वाइव हो सकते हैं, नॉट अनलेस री इनेक्टेड थ्रू लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस जितने समय के लिए आया था उतने समय के लिए राइट मिला था आपको, जब तक पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसको फिर से एक लॉ मेकिंग प्रोसेस के जरिए लेजिस्लेशन के जरिए एक स्टैट्यूट ना बना दे, तब तक आपको लॉ नसीब में नहीं आएगा या फिर काम में नहीं आएगा या फिर वो एक्शन में नहीं आएगा वो लॉ, वो राइट। फिर आ जाते हैं डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न क्या क्या है, कि भाई अंडरमाइन करता है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को। दूसरा क्या है, वायलेट करता है किसको, सेपरेशन ऑफ पावर को, लेजिस्लेचर की अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर है, जुडिशरी की अपनी पावर है। तो भाई
एग्जीक्यूटिव तुम क्यों घुसे जा रहे हो लेजिस्लेचर की पावर में, या फिर जुडिशरी तुम क्यों घुसे जा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को ना वायलेट करने लगता है। थर्ड क्या है, इरोड करता है कमिटी सिस्टम, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। डाइल्यूट करता है आइडिया ऑफ पब्लिक डिबेट एंड डेमोक्रेटिक कंसेंसस। फिफ्थ, शिफ्ट करता है लॉ मेकिंग फ्रॉम इलेक्टेड पार्लियामेंट टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। शिफ्ट करता है लॉ मेकिंग पावर्स, इलेक्टेड पार्लियामेंट है ना, बताया था अभी ऊपर, हमारे चुने हुए नुमाइंदे ही तो गए हैं, हमारे हमने जिनको चुना है वो गए पार्लियामेंट में। अब वहाँ से पावर कहाँ चली आ रही है भाई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास चली आ रही है, तो दिक्कत की बात है ना। अब कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि यूएसए, यूके, कनाडा, क्या कोई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जीक्यूटिव लॉ बना ही नहीं सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, कुछ भी नहीं कर सकता है। इंडिया यूनिक है इस चीज़ में कि भाई ऑर्डिनेंस की पावर कभी कभी यूज़ करी जा सकती है। अब रिफॉर्म के लिए ज़रूरत क्या क्या है भाई, ये देख लेते हैं। सजेस्टेड रिफॉर्म क्या है और रीज़न क्या है। टाइम बाउंड होना चाहिए ऑर्डिनेंस की लिमिट, जिससे कि अवॉइड होता है एग्जीक्यूटिव ओवर रीच। सेकंड क्या है, जुडिशली मॉनिटर्ड होना चाहिए। अर्जेंसी क्राइटेरिया क्या है इसमें, कि इंश्योर करता है जेन्युइन नीड, कि भाई असल में नीड है या फिर तुम अपने मज़े के लिए ले आए, या फिर बस तुम ले आए कि भाई हम पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को बाईपास कर जाएंगे, इसलिए तो नहीं लाए। ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। थर्ड है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी पोस्ट इशुएंस, मेंटेन करता है अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और गाइडलाइंस, ये क्या करता है, इसका रीज़न क्या है, मतलब इसका बेस क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है रीप्रोमलगेशन। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, रिव्यू मिसयूज एट स्टेट लेवल। अब देख लेते हैं कंक्लूजन को। इन द क्वाइट एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग लाइज द लाउड वार्निंग ऑफ डेमोक्रेटिक डीके। ऑर्डिनेंसेस आर अ constitutional necessity but their rampant misuse threatens the very spirit of parliamentary democracy। अब आ जाते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे कि भाई ट्रू डेमोक्रेसी जो है ना रिक्वायर करती है लॉज टू बी डिबेटेड नॉट डिक्टेटेड, कि भाई उसमें डिबेट होनी चाहिए। ट्रू डेमोक्रेसी में तो डिबेट होनी चाहिए ना, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, डिक्टेट नहीं कराया जाना चाहिए लॉ, कि भाई जो चीज़ है वो है। अरे हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, वो चीज़ तो दो आप। फिर रिस्टोर करना, रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इज की टू प्रिजर्विंग द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डिनेंस के बारे में देख ली। ऑर्डिनेंस के बारे में देखने के बाद अब क्या करना है आपको, सेम चीज़ जो मैं पहले बोलता आया हूँ, इस कंटेंट को उठाकर क्या करना है, इस कंटेंट को उठाने के बाद क्या करोगे, प्रीवियस ईयर उठाओगे या फिर मॉक पेपर उठाओगे, उसके अंदर देखोगे ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये इस चीज़ को कैसे उसमें ढालना है। ओके बाय।